गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी कक्षा के हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज इसका एक नया चैप्टर नया पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले पाठ में आपने अहमदनगर का किला ये पाठ पढ़ा, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जेल यात्रा के बारे में बताया और अपने लेखन की शुरुआत इन्होंने वहीं से की है। ये भी यहाँ से हमको पता चला। अहमदनगर के किले से जब इन्होंने भारत के इतिहास को देखा, वहाँ की लड़ाइयों के बारे में, वहाँ के आत्मसम्मान को लेकर के जिस प्रकार से चांद बीबी ने वहाँ पर युद्ध किया था, इन बातों को जब उन्होंने जाना तो वहाँ से उनको अपने देश के प्रति कुछ लिखने का भाव पैदा हुआ, उसकी उनकी सोच विकसित हुई और अब वो लिखना चाहते हैं इस भारत के बारे में अपने अनुभवों के आधार पर। तो वहीं से हम शुरू करते हैं कि उन्होंने लिखना जो शुरू किया, सबसे पहले लिखने के लिए शुरुआत कहाँ से करें, इस बात की उनको तलाश थी और उसी तलाश को लेकर के ही इन्होंने लिखना शुरू किया। तो आइए हम पढ़ते हैं तलाश। तलाश में ही पहला इसमें अध्याय है, भारत के अतीत की झांकी। चलिए शुरू करते हैं पाठ। बीते हुए सालों से मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं भारत इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। बीते हुए कई सालों से, यानी कि जब से इन्होंने होश संभाला, भारत में भारत की दशा को देखा, यहाँ पर अंग्रेजों की हुकूमत को देखा जिसके चलते इन्हें बार बार जेल भी जाना पड़ा था। इन सब को देखते हुए इनके मन में देश प्रेम जो है और अधिक कोट कोट कर बढ़ता जा रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि इनके मन में भारत ही भारत रहा है और ये काफी समय से उसे समझने के लिए अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे थे। प्रतिक्रियाओं का यानी कि भारत को लेकर के इनके मन में जो कुछ भी सवाल आते हैं, उन सवालों की तह तक जाना चाहते थे। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि तब मैं कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। यानी कि यदि वो अपने बचपन की बात याद करते हैं, तो उनको, जैसे आपको अपने बचपन की बहुत सारी बातें याद नहीं होती हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि आप में देश प्रेम की भावना आखिर कहाँ से आई, तो शायद आप बताने में असमंजस में पड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो आप ये तो कह सकते हैं कि हाँ, हमें माता-पिता से, हमें विद्यालय से अपने देश के प्रति कैसे प्रेम करना है, देश का सम्मान कैसे करना है, हमारे मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों का हम कैसे सम्मान कर सकते हैं, ये आपको समझ में आएगा। तो ये आपके मन में जो देशभक्ति की भावना है, ये अभी विकसित होती जा रही है। बीज रूप में पहले से थी, ये विकसित होती जा रही है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी जब अपने बचपन की ओर लौट कर देखा, तो उन्हें भी ये पता चला कि बचपन से ही उनके मन में इस देशभक्ति की भावना की जो अवधारणा है, अवधारणा कहने का मतलब कॉन्सेप्ट, देशभक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, ये उनके मन में बहुत पहले से धुंधले रूप में आ चुका था। और ताजा अनुभव जो उन्होंने किए हैं अपने देश को लेकर के, देश की रक्षा को लेकर के बार-बार जो ये जेल जा रहे हैं, तो ये अनुभव ने उस देश प्रेम को और अधिक बढ़ावा दिया है। आगे बढ़ते हैं। आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सकता है? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? ये बहुत सारे प्रश्न वो अपने आप से कर रहे हैं इस देश को लेकर के कि भारत आखिर है क्या? इसका इतिहास कैसा रहा है? अगर इतिहास में इतना बहुत बलशाली था, बहुत अधिक समृद्ध था, तो अचानक इन शक्तियों को इसने कैसे खो दिया? और अगर खो दिया है तो क्या इस समृद्धि को, इस गौरव को उसने पूरी तरह से खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सकता है? केवल यहाँ पर जनसंख्या की भीड़ ही है क्या? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? यानी कि उस समय 1942 से 44 के बीच में उस समय का जो भारत है, वो आधुनिक विश्व से, उस समय के विश्व से उसका तालमेल कैसे बैठता है? क्या वो पिछड़े हुए थे भारतीय, या भारत देश बाकी देशों से पिछड़ा हुआ था, या उनके बराबर ही था? ये सारी बातें उनके मन में आ रही हैं। भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। रहने को ये स्वयं भारतीय थे, भारत इनके खून में रचा बसा था कहने का मतलब ये पूरी तरह से देश प्रेम में डूबे हुए थे। इसके बावजूद
मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। ये कहने का मतलब है, इसके बावजूद वो अपने आप को भारतीय न मानकर एक विदेशी समझ करके वो इसके बारे में जानना शुरू करना चाहते हैं। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ-साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। ऐसा आलोचक आलोचक मतलब क्रिटिक जो आपकी आलोचना करता है, क्रिटिसाइज़ करता है। ठीक है? तो ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ-साथ अतीत के बहुत अवशेषों को यानी कि भारत के वर्तमान को तो पसंद नहीं करता और अतीत के बहुत सारे अवशेषों को भी पसंद नहीं करता, वो ऐसा बन करके अब भारत का विश्लेषण करने चले हैं। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुँचा था, जिस रास्ते से वास्को डी गामा भारत आया था, उसी रास्ते से होकर के ये मानो भारत में अब मानो कदम रख रहे हैं। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। जिस प्रकार से वास्को डी गामा ने देखा है या अन्य कोई विदेशी जो उस रास्ते से आया है जैसे अंग्रेज आए थे, बिल्कुल वैसे ही भारत की इन्होंने देखा। मेरे भीतर शंकाएँ सिर उठा रही थी। जब उन्होंने वहाँ से देखना शुरू किया, तो यहाँ से उनको शंकाएँ सिर उठाई थी कहने का मतलब अब यहाँ से उनको धीरे-धीरे समझ में आ रहा था। क्या मैंने भारत को जान लिया? क्योंकि भारत में रहने वाले भारत का महत्व भले ना समझे उस समय, लेकिन जो विदेशी थे, वो इसका महत्व बहुत अच्छे से समझते थे और उनकी तरह से जब ये भारत में प्रवेश कर रहे हैं, तो इन्हें भारत का अब कुछ-कुछ समझ में आने लगा है। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता, तो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है। वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है और वह हजारों वर्षों तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि नहीं बनाए रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? यानी कि जिस सोच को लेकर के इन्होंने अपनी खोज की शुरुआत की थी, यानी कि अपने आप को भारतीय ना मानने की, इस बात पर इन्हें अफ़सोस हो रहा है। यानी कि भारतीय होकर के ही उसके गुणों को समझा जा सकता है। कोई विदेशी हमारे भारतीय होने के गुण को, भारतीय होने के भाव को, उस गौरव को महसूस नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं जो उस अतीत के विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था, ये क्या वो जान लिए इस बात को? यानी कि अब उसे मानने लगे हैं। अतीत की जो बातें हैं, जो गौरव की बात है, उसे मानने लगे हैं। अगर वो अतीत भारत के पास ना होता, तो अगर भारत नहीं होता भारत के पास ना होता, तो भारत कुछ नहीं होता। जो अभी ये जीवंत और टिकाऊ रहा है जो अतीत, यानी कि अभी भी हम उसकी बातें करते हैं। वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है। यदि हम इतिहास को हटा दें, तो भारत आज हम वैसे नहीं आज को भारत को आज हम वैसे नहीं देखेंगे जैसा वो आज है। अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि नहीं बनाए रख सकता था। यानी कि भारत में जो सभ्यता विकसित हुई है, आज ये भारत उतना सभ्य नहीं होता। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? अब ये जानना चाहते हैं पंडित जी। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। वास्तव में नहीं खड़े थे, लेकिन ये कल्पना में मानो ये सोच रहे हैं कि सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़े हुए हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, भारत का उत्तर पश्चिम कहने का मतलब पंजाब और सिंध जो प्रांत हैं भारत और पाकिस्तान में, उस क्षेत्र की बात की जा रही है। ठीक है? मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। आप इतिहास के पाठ में पहले भी पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो इत्यादि के बारे में। तो जरा कल्पना करिए उसी के बारे में बात की जा रही है, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। यानी कि जब 5000 वर्ष पहले भारत को छोड़ कर के बाकी जो दुनिया के लोग हैं, वो उनकी भाषा तक लगभग विकसित नहीं हुई थी। वो बोलचाल की भाषा तक नहीं पहुँच पाए थे। जंगलों में रहना उनका होता था। उस समय भारत में प्राचीन नगर बसाए जा चुके थे। ये सोच कर के उन्हें आश्चर्य हो रहा है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता सभ्यता थी। यानी कि जिस समय दूसरे विश्व के जो लोग हैं जंगलों में रहते थे, आदि मानव का जीवन बिता रहे थे, उस समय भारत काफ़ी अधिक विकसित था। इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। भारत में जो सभ्यता का विकास है, इस विकास को देखने के लिए 2 मापदंड तय किए गए हैं। एक तो है पौराणिक और दूसरा है वैज्ञानिक।
पौराणिक में यदि आप बात करते हैं तो इतिहास में जितने भी देवी देवता हुए पुराणों में इत्यादि की चर्चा होती कि कैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ इत्यादि बहुत सारी बातें पुराणों के अनुसार से आपको देखने की मिलती है। और यदि विज्ञान की बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम देखते हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सबसे पहले जीवन का उदय पानी से हुआ। फिर उसके बाद अ, परिवर्तन होते 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 उसने जीव का रूप लिया। जीवों से फिर अलग अलग जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, आसमान में रहने वाले, इस प्रकार से बंदर और बंदरों से मनुष्य तक का सफर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत आप तय करते हैं। ठीक है। तो ये 5-6 हजार वर्ष तक लगातार बने रहना और लगातार परिवर्तनशील रहकर और विकासमान रह करके बने रहना, ये भारत के लिए बिल्कुल अनोखी बात थी पूरे विश्व के लिए। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं मोहनजोदड़ो की एक नाली और उसका विशाल प्रवेश द्वार। सोचिए आजकल के शहरों में जो गटर सिस्टम है, जो टनल सिस्टम है नीचे, जो सीवरेज सिस्टम है, वो इतना बड़ा नहीं होता होगा बहुत शहरों में, जो कि उस समय मोहनजोदड़ो सभ्यता के अंतर्गत एक नाली में ऐसा दिखाई दिया जा रहा है। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। फारस यानी कि जिसे आप पर्शिया के नाम से जानते हैं, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया यानी कि चीन और जापान, और भूमध्य सागर के लोगों से, भूमध्य सागर के लोग कहने का मतलब अमेरिकी लोग, तो इन इन लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यानी कि भारत में इतनी सभ्यताएं विकसित होती रहीं और लगातार यहाँ के लोग जो हैं इन देशों में जाते रहे, वहाँ के लोग यहाँ पर आते रहे। यद्यपि भारत ने उन्हें अधिक प्रभावित किया और स्वयं भी उससे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? यानी कि भारतीय जाते तो थे, बाहर से लोग आते तो थे, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति जो थी वो यहाँ से अलग नहीं हुई थी। तो पाठ काफी लंबा है, आज का पाठ हम यहीं रोकते हैं। इसके आगे के जो पाठ हैं हम ये अगली कक्षा में जानेंगे। आशा करता हूँ कि आज का पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जो समस्याएं हैं आप बिल्कुल ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आपकी समस्या क्या है उसका निदान किया जाएगा। तो आप अपने पास में किताब रखें, बार बार उसे पढ़ें, बार बार उसे समझने का प्रयास करें, बार बार इस वीडियो को देखें और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप ग्रुप में रखते जाएं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसी का अगला शेष हिस्सा जो है तलाश इस पाठ से, तो हम उसको वहां से शुरू करने चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।